नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम विशेष खबरों का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए बड़ी राहत दी है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव पर लगी रोक हटा दी है और चुनाव आयोग से पहले जारी चुनाव कार्यक्रम को 3 दिन आगे बढ़ाते हुए चुनाव कार्यक्रम को करवाने को कहा है। और इसके साथ ही सरकार को याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए मुद्दों पर 3 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी प्रत्याशी को इसमें कोई आपत्ति है तो वो कोर्ट में अपना पक्ष भी रख सकता है। तो फिलहाल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला वो आ गया है। जो रोक लगाई गई थी चुनाव की ऊपर वो हटा दी गई है। बता दें हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार के पक्ष को मद्देनजर रखते हुए अब चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया गया है। यानी अब पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो सकते हैं। हरिद्वार के अलावा तमाम जिलों में ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। मनीष, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इतने दिनों से मामला अटका हुआ था, कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है और चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया गया है। ये फैसला अब हम कहें कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, आचार संहिता इसी के साथ लागू हो जाती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कई दिनों तक हाईकोर्ट में ये सुनवाई चली है और जी नरेन जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के, उनकी डबल बेंच में ये सुनवाई हुई है और अब उस सरकार को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सरकार लगातार इस कोशिश में थी कि हाईकोर्ट से वो सरकार को राहत मिले और जो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है उसे बहाल किया जाए। और आज वो सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जो रोक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर लगाई थी उसे हटा दिया है। तो यानी कि अब उत्तराखंड में जो 12 जनपदों में पंचायत चुनाव होने हैं उसकी प्रक्रिया आज वो निर्वाचन आयोग एक बार फिर से कोर्ट ने 3 दिन का एक रोटेशन दिया है कि जो प्रक्रिया होनी थी उसे 3-3 दिन आगे खिसकाया जाए। लेकिन अब देखना यही होगा कि जो 10 तारीख को जो चुनाव पहले चरण का होना था वो 13 तारीख को होता है, या जो 15 तारीख को जो चुनाव दूसरे चरण का होना था वो 18 तारीख को होता है। जो मतगणना 19 जुलाई को होनी थी वो 3 दिन आगे खिसका के 22 जुलाई को जाती है। ये शेड्यूल रहता है या फिर कुछ बदलाव वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था और चुनावी प्रक्रिया पर रोक वो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था, तो उसके बाद वो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो अधिसूचना चुनाव को लेकर की गई थी उसे वापस लिया गया था। तो अब निर्वाचन आयोग वो कोर्ट के फैसले का वो अध्ययन कर रहा है और अब कल या परसों तक एक आध दिन के अंदर स्थिति निर्वाचन आयोग के द्वारा भी वो साफ कर दी जाएगी कि आखिरकार शेड्यूल क्या कुछ होगा, वो पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया अब तारीखों की रहने वाली है, चुनाव कराने से लेकर चुनाव संपन्न कराने तक और नॉमिनेशन को लेकर। जी मनीष, 3 दिन का समय कोर्ट ने दिया है कि जो तारीखें और जो मॉड्यूल पहले दिया था उसको 3 दिन एक्सटेंड करके अब इस पर फैसला वो ले सकते हैं। तो ये 3 दिन का बदलाव किस कारणवश कोर्ट ने दिया है और इसको लेकर अब क्या चेंजेस होने वाले हैं? देखिए, कोर्ट ने जो 3 दिन का समय दिया है, क्योंकि 3 दिन वो कोर्ट में वो सुनवाई चली है। सोम मंगल बुध को वो सुनवाइयां चली हैं, तो हो सकता है कि कोर्ट इन 3 दिनों को वो मान रहा हो, क्योंकि 25 तारीख से वो नॉमिनेशन पत्र वो बिक्री करने की तिथि थी। तो अब कल या परसों से अभी निर्वाचन आयोग इस चीज को लेकर स्थिति क्लियर करेगा कि आखिरकार कब से नामांकन पत्र खरीदे जा सकते हैं और कब से नॉमिनेशन भरे जा सकते हैं, कब चुनाव होगा, कब मतगणना होगी। क्योंकि जो पहले का जो कार्यक्रम था वो निर्वाचन आयोग के द्वारा उसे एक तरफ से कह सकते हैं कि वापस ले लिया था, क्योंकि जब निर्वाचन आयोग के द्वारा वापस ले ली गई थी पूरे कार्यक्रम की, तो अब निर्वाचन आयोग को एक बार फिर तिथियों को वो क्लियर करना है कि कब से नामांकन की प्रक्रिया होगी, कब नॉमिनेशन फॉर्म खरीदे जाएंगे, कब चुनाव होगा और कब मतगणना होगी। जी रोहित। मनीष, इस बीच अब सरकार को यह भी आदेश दिया गया है कि अगर किसी भी प्रत्याशी ने या किसी भी नॉमिनी ने अगर कोई भी शिकायत की या फिर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है उसको भी स्पष्ट करना होगा, उसी के बाद इसको कराया जा सकता है। इसको किस तरह से देखें और इसमें अभी तक इस तरह की कोई रिपोर्ट सामने आई हो?
देखिए अभी जो कोर्ट का जो फैसला आया वो यही आया और 3 हफ्ते के अंदर जो है वो सरकार से पूरे मामले में जवाब भी मांगा है। सरकार के जो वकील थे उन्होंने तमाम जो दलीलें कोर्ट में आज पेश की हैं। पिछले 3 दिनों में उन्होंने कई उदाहरण कई राज्यों के आरक्षण को लेकर दिए और आज भी कई दलीलें उनके द्वारा दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने जो है वो सुना इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन जिस तरीके से आरक्षण पर आपत्तियां आई हैं, जो लोग कोर्ट गए थे उन्हीं के फैसले उन्हीं के जो ये उन्होंने क्वेरी लगाई थी कोर्ट में भी कि ये जो आरक्षण गलत तय किया गया है उस पर कोर्ट ने सुनवाई जो है सुनाई है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार जो लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं वो आगे क्या कुछ रुख जो है वो अपनाते हैं। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यही आज की उत्तराखंड से कि पंचायत चुनाव पर जो रोक लगी थी उसे फिलहाल हाईकोर्ट ने हटा दिया और अब चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। राजनीतिक दलों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल जो है वो तैयारियां जो है वो पुख्ता होने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसले का जो है वो सम्मान करते हैं। हालांकि कांग्रेस जो है वो सीधे तरीके से कह रही है कि आरक्षण में जो आपत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जिस तरीके से करने का काम इस आरक्षण में किया गया है, जिनको चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए था उनको आरक्षण जो है वो शून्य किया गया है, उसकी वजह से उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया है। तो ये कांग्रेस के आरोप हैं और कांग्रेस पंचायत चुनाव में इन आरोपों को भी भुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा का कहना है कि कुछ लोग जो है वो समय पर चुनाव नहीं चाह रहे थे और कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस समय पर चुनाव नहीं चाहती थी, इसलिए इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से आरक्षण को लेकर उठाए जा रहे थे। और प्रत्यारोपों के बीच कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि अब चुनाव होंगे, रोक हटा दी गई है स्पष्ट रूप से। अब इसी के साथ चुनाव की तैयारी अभी शुरू हो गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पंचायत चुनाव पर रोक हटने के फैसले का उत्तराखंड बीजेपी ने स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए आभार भी जताया। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। आज चुनाव पर लगी रोक हट गई है। अनेकों लोग न्यायालय की शरण में गए थे, आरक्षण के विषय को लेकर गए, परिसीमन के विषय को लेकर गए, लेकिन सरकार ने जो निर्णय किया था उस निर्णय पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। और मैं कह सकता हूं कि इस निर्णय ने अपोजिशन को भी इस बात का एहसास कराया होगा कि सरकार का जो निर्णय करती है वो विधान के अनुसार न्याय व्यवस्था के आधार पर ही करती है। आज चुनाव की फिर रोक हट गई है। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं और जब भी अब नई तिथि चुनाव की आएगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव तिथि पर चुनाव के लिए संकल्पित है। और जैसे मैं शुरू से कह रहा हूं कि उत्तराखंड की जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी, उस दिशा की ओर हमारा काम बढ़ा। हमने परिसीमन जो हमने सर्वे कराया था उस सर्वे की रिपोर्ट हम पर आ चुकी है और बहुत जल्दी हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्मी हेलीपैड हल्द्वानी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की है। वहीं ये मुलाकात उपराष्ट्रपति के 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के समापन के ठीक पहले हुई है। इस मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस शिष्टाचार भेंट में राज्य से जुड़े हुए कई विकासात्मक और सामयिक के मुद्दों पर जो है चर्चा भी हुई। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड यमकेश्वर के अंतर्गत कई विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति दी है, जिससे यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य अतिथि गृह ऑफिसर्स ट्रांजिट हॉस्टल और रेस कोर्स में भी रेनोवेशन के लिए वित्तीय स्वीकृति दी है। वहीं साथ ही मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग की बनियारी जवाहर नगर पेयजल योजना के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए की धनराशि दिए जाने को मंजूरी दी है।
तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और यात्रियों से पर्वतीय मार्गों पर यात्रा के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने ये अपील राज्य में सक्रिय हुए मानसून को देखते हुए की है। तो वहीं बताते कि उन्होंने हाल ही में हुए वाहन दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि घायलों को त्वरित चिकित्सा सहायता दी जा रही है और लापता लोगों की खोजबीन के लिए इस बीच एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें सक्रिय रूप से जुटी हुई है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रशासन और परिवहन विभाग को भी निर्देश दिए हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित सार्वजनिक वाहनों को लगातार जांच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि खतरनाक मोड़ों और ढलानों पर चेतावनी संकेतों की भी व्यवस्था दुरुस्त की जाए। तो वहीं दुर्घटना संभावित जगहों पर सुरक्षा रेलिंग और पैराफिट सुनिश्चित किए जाए। वहीं उत्तराखंड में इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। ताजा मामला हरीश रावत के उस बयान से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने अपने बेटे को विधानसभा चुनाव में शामिल किए जाने का इशारा किया था। ऐसे में अब बीजेपी कांग्रेस पर परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद की विरोधी रही है और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से परिवारवाद चल रहा है और कांग्रेस पार्टी एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही है, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। इसके रूप में आप देश के रूप में देखेंगे तो गांधी परिवार के का वर्चस्व है। उनकी माँ, बेटा, बेटी सभी उच्च पदों पर हैं। इसी प्रकार से प्रदेश में अगर देखेंगे जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नेता कांग्रेस का प्रदेश में मानते हैं आदरणीय हरीश रावत जी, वो अपने परिवार को पूरी तरह से शिफ्ट करने में लगे हुए हैं और चाहे पहले अपनी बेटी को विधायक बनाया, बेटे को लोकसभा का चुनाव लड़वाया और अब अपने बेटे को जो सुनने में आया कि वो कुमाऊं क्षेत्र की उनको जो है नेता स्थापित करना चाहते। वहीं देश में लगाए गए आपातकाल की 50 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आपातकाल को संविधान की हत्या के दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया है और इससे देश की युवा पीढ़ी को देश में लगाए गए आपातकाल की पूरी और सही जानकारी मिल सके। हमारे देश की युवा पीढ़ी, आने वाले नौजवान, आने वाले विद्यार्थी, सबके स्मरण में ये इमरजेंसी जरूर रहनी चाहिए। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में ये आह्वान किया गया कि संविधान हत्या दिवस इसका नामकरण हुआ कि संविधान की किस प्रकार से हत्या की गई और पूरे देश के अंदर आज जगह जगह पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिसने एक व्यक्ति की हठ धर्मिता उस समय की, जिसके कारण से संविधान की आत्मा को कुचला गया, दबाया गया और संविधान की हत्या की गई। तो वहीं उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर और कांवड़ यात्रा के लिए विशेष तैयारियां की गई है। इन धार्मिक यात्राओं के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। संवाददाता आलोक सांगवान ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से इसी को लेकर खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, कैलाश मानसरोवर की धार्मिक यात्रा शुरू हो रही है, कितनी तैयारी? ये मेरे लिए, हमारे लिए, पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि पहली बार यात्रा लगभग मोटर मार्ग से होगी और चूंकि करीब 5-6-7 दिन हमारे पहाड़ी ट्रेनेट को जो लोग हम लोग पार करते थे धारचूला से, उसको अब हम पूरे तरीके से मोटर मार्ग के द्वारा हमारे कैलाश यात्री जा पाएंगे और ये अपने आप में सुविधाजनक है। इसका सौभाग्य हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से हुआ है। जो वर्षों से जो रोड नहीं बन पाती थी, अंतिम गांव या भारत के पहले गांव तक, गुंजी तक, कुट्टी तक, वो रोड बन के तैयार हुई और उससे आगे हमारे ओम पर्वत तक रोड बनी है। तो प्रधानमंत्री जी का स्वयं आना भी हुआ है
और इसलिए पहली बार ये रोड के माध्यम से हमारे कैलाश यात्री हमारे मोटर मार्ग के माध्यम से ही लिपू लेक दर्रे तक जा पाएंगे। उसके बाद चाइना का जो तकलाकोट इलाका है वहाँ से उनको वो सुविधाएं मिलेंगी। कोविड काल के कारण से ये यात्रा नहीं हो पा रही थी। ये यात्रा इस बार कुमाऊं मंडल विकास निगम के मार्गदर्शन में, उत्तराखंड सरकार के मार्गदर्शन में हो रही है। तो ये अपने आप में एक सौभाग्यवान और ऐतिहासिक यात्रा रहेगी जिसमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। सर, दूसरी तरफ कांवड़ी यात्रा भी शुरू हो रही है, उसको लेकर किस तरीके से, क्योंकि आप जो है आपके तहत मंत्रालय आता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग किस तरीके से तैयार किया जाए? मैं जितना भी अभी तक समीक्षा लेकर के बैठा हूँ तो मेरे ध्यान में ये दिया गया है कि भाई हमारे जो, और हम करते ही हैं कि जो हमारे NH में होते हैं हम उसको एक अलग से बैरिकेटिंग करके जो हमारी कावर्स चलती हैं उनके लिए अलग से सुविधाएं देते हैं। उस पर हम साइंस बोल्ट वगैरह भी लगा के रखते हैं। उसमें पानी है, अन्य अन्य प्रकार की मेडिकल की व्यवस्थाएं हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, एम्बुलेंस है, ये सारी व्यवस्थाएं भी करते हैं। और हमारी पेट्रोल टीम लगातार उसमें मॉनिटरिंग करते रहती है। और ये यात्रा का लगभग हमने अभी तक जो किया है कि अपने डिपार्टमेंट से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सारे अधिकारी इसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, दत्तात्रेय हसबोले जी ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जो शब्द है वो इमरजेंसी के वक्त जोड़ा गया, पहले वो नहीं संविधान में था। देखिए संविधान को जिस प्रकार से इमरजेंसी के समय एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप सब लोग के भी ध्यान में है कि एक तरह से संविधान को जो इमरजेंसी के समय किया गया वो इस तरीके का वातावरण बना दिया कि देश के अंदर तानाशाह विराजमान हो जाए। और वो तानाशाही की प्रवृत्ति में लाने के लिए संविधान को उसका हनन किया गया, संविधान की धाराएं बदली गई, बिना उसके बदली गई, बिना नियमावली की। और इस प्रकार से आपातकाल जो रात को घोषित किया गया जो कि नहीं होना चाहिए था। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के चीज़ों को, चाहे वो समाजवाद की बात हो या धर्मनिरपेक्षता की बात हो, क्योंकि बहुत ही कठिनाइयों के बाद भारत माता देश में आज़ाद मिली, बहुत सारे लोग बलिदान हुए और उसके बाद भी भारत माता, विभाजित भारत माता मिली। और इसलिए वो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर ये मिला था। और इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल इसीलिए संविधान में नहीं किया क्योंकि हमारा भारत का संविधान भारतीय मूल के आधारित संविधान की मन भावनाओं के अनुसार बना हुआ है। धन्यवाद सर। तो ये थे अजय टम्टा जी जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ आलोक सांगवाने में न्यूज़ दिल्ली।